नमस्कार। कारवां सितारों का और मैं यानी जेवी मनीषा आज के कारवां में आपकी हमकदम। आज इस कारवां में जिस सितारे की चमक के रूबरू हम आपको अपने साथ लिए चलेंगे वे हैं श्री करण राजदान। छब्बीस अप्रैल को मुंबई में जन्मे श्री करण राजदान जी हमारे इस सितारों के कारवां के एक ऐसे सितारे हैं जिन्हें कि अभिनय तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ये एक बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्तित्व हैं। अभिनय के अलावा लेखन और निर्देशन में भी पूरी तरह पैठ रखने वाले इस व्यक्तित्व के अभिनय से तो हम प्रभावित थे ही, किंतु जब अन्य विधाओं की जानकारी हुई तो हम स्वयं को रोक नहीं सके। कैमरा उठाया और जा पहुंचे करण जी के घर, जहां हमारी मुलाकात लेखक, निर्देशक और अभिनेता से कहीं परे एक सहृदय, मिलनसार, हंसमुख व धरा से जुड़े व्यक्ति से हुई। एक मधुर सी मुस्कान से अलंकृत करण जी अपने बचपन और उस समय के रुझान के बारे में कहने लगे तो यूं लगा जैसे बीते दिनों के पन्ने फड़फड़ाकर सामने आ गए हों। एक पल में सारा जीवन घूम गया आंखों के अदृश्य पर्दे पर, जिसमें से चुन चुनकर कुछ खास दृश्य वे हमारे सामने बयां करने लगे, जिन्हें हम राइटर, डायरेक्टर या एक्टर के रूप में जानते हैं। उनके कंठ में कहीं सरस्वती का वास भी है, यानी वे गाते भी थे। जिंदगी मिलने से लेकर जिंदगी को जानने तक का समय कुछ ऐसा होता है जिसे हम बचपन कहते हैं। और अगर आप किसी के बचपन के बारे में जानना चाहते हैं तो जरूरी है कि उसकी जिंदगी के वो प्रारंभिक वर्ष आप ध्यान से देखें। कैसा था इनका बचपन, आइए जानें। उम्र के किसी भी पड़ाव पर पहुंचकर यदि हम पीछे मुड़कर बचपन की ओर देखते हैं तो लगता है कि कल ही की तो बात थी जब अपने दो नन्हे नन्हे पगों से मैं सारी धरा को नापने चली थी। पर धीरे धीरे सभी का परिचय होने लगता है कि धरा इतनी छोटी नहीं कि दो नन्हे पग उसे नाप लें। करण जी का बचपन, शिक्षा और उन दिनों की चर्चा हमें बताती है उनके बचपन का ब्यौरा क्या था। आइए हम आपको बताएं। मेरा जन्म मुंबई में हुआ और प्रारंभिक शिक्षा भी जो है वो भी मुंबई में हुई। यहाँ से मैं 12th करके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया न्यू दिल्ली और फिर वापस आके यहीं बस गया। जिंदगी में एक दौर वो भी आता है जब हमारा परिचय हम ही से होता है। हमें पता चलता है कि हमारा रुझान किस ओर है। करण राजदान जी के जीवन में जिंदगी का ये दौर कैसा था, आइए उन्हीं से पूछें। स्कूल में तो खैर मैं गाता था लेकिन कॉलेज में पहली बार मैंने प्ले किया, उसके बाद इप्टा में प्ले किया। तो छोटी उम्र में ये महसूस हुआ कि दो चीज़ों में रुचि तो है, शायद तीन चीज़ों में थी तब। एक अभिनय में, एक लेखन में और तीसरी जो है गाने में बहुत सारी थी। सो पहले ये सोचा था कि सिंगिंग एक करियर होगा, लेकिन न जाने कब वो एक्टिंग हो गया। जहां इतनी सारी प्रतिभाएं किसी में समाहित हों, वो भला एक का चुनाव कैसे करे। पर समय सबसे बलवान होता है और सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक भी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकलकर मुंबई की सिल्वर स्क्रीन तक पहुंचने में बिना किसी बैसाखी या गॉडफादर के पहुंचना सबके लिए सहज नहीं होता, किंतु जो कर्म के प्रति निष्ठावान रहते हैं उनके लिए अवसर स्वयं ही चलकर पहुंच जाते हैं। करण जी ने भी अपनी लगन और परिश्रम से अपनी मंजिल की ओर जाने वाले रास्ते प्रशस्त कर ही लिए।
सबसे पहले तो ये है कि यहाँ कोई किसी को जानता नहीं था मैं फिल्म इंडस्ट्री से, और नहीं किसी की मदद जो है ले सकता था। तो एक ही ज़रिया था, वो था थिएटर, जिसे मैं करना जानता था क्योंकि 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिताए थे। यहाँ मेरे सीनियर्स ने दरअसल एक वो खोल रखा था थिएटर ग्रुप, नसीरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी और वगैरह जो सीनियर्स थे मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो मैंने उनको ज्वाइन कर लिया और फिर उनके साथ वो मजमा ग्रुप का नाम था, तो प्लेस करने लग गया। प्लेस में कुछ प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स आते थे देखने। इसी तरह जावेद अख्तर साहब ने कभी देख लिया मुझे पृथ्वी थिएटर पे, और फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे राही मासूम रज़ा साहब से मिलवाया, जो कि बहुत ही बढ़िया आदमी थे, और कहा कि राही साहब ये बहुत अच्छा एक्टर है। और फिर इस तरह मुझे ज़रा सी ज़िंदगी और डिस्को डांसर और ये सारी फिल्में मिली। ऑफ कोर्स ज़रा सी ज़िंदगी में राही साहब के अलावा गुलजार साहब का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेखन की इच्छा तो कभी भीतर घूमड़ ही रही थी, और फिर यदि लेखन का अवसर मिले तो करण जी भला कैसे छोड़ देते। वैसे एक लेखक के मन में विचारों की अभिव्यक्ति की एक शैली होती है जो उसे किसी अन्य व्यक्ति से अलग थलग करती है। दूसरों की लिखी हुई लाइनों के अनुरूप एक लेखक का ढलना जरा तार्किक नहीं होता। दरअसल मैंने एक्टिंग तो एक अधूरे मुकाम पे छोड़ दी, क्योंकि मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था जो कैरेक्टर्स मैं कर रहा था। इस वक्त जो मैं कॉलेज से लिखाई करता आया था और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब प्लेस पढ़ते वक्त मुझे उनके स्ट्रक्चर समझने की काबिलियत दी अलकाजी साहब ने, तो जो हमारे टीचर थे, गुरु थे, तो मैंने लिखाई की तरफ अपना ध्यान किया, और फिर झट से सीरियल्स और फिल्में हाथ आ गईं। एक तरफ रजनी लिखने लग गया बासु चैटर्जी के साथ, और दूसरी तरफ शेखर कपूर ने दुश्मनी फिल्म के लिए मुझे साइन कर लिया। तो इस तरह वो एक्टिंग पीछे छूट गई। और फिर वैसे लेखन की बात करें तो लेखक की नजर और फिर उसकी अभिव्यक्ति, हर एक बात का एक अपना ही तरीका होता है। अभिव्यक्ति में शब्द नहीं होते, भावनाएं होती हैं, जो लेखक की आत्मा से कलम के द्वारा सफेद कागज पर स्याह रंग में उतरती चली जाती हैं। लेकिन लिखाई में मेहनत बहुत होती है, बिकॉज ये हो सकता है कि आप 5 स्क्रिप्ट्स लिखें लेकिन उसमें से एक सिर्फ उसकी फिल्म बने। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि दे कैन टेयर योर स्क्रिप्ट अपार्ट। अब वो लॉजिक ढूंढते हैं, वो इलॉजिक ढूंढते हैं, वो फला ढूंढते हैं, उसमें एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। ये सब होने के बावजूद भी हो सकता है कि कुछ स्क्रिप्ट्स को टेयर अपार्ट कर दिया जाए और वो कहते हैं कि नहीं यार करण क्या लिखा है यार। तो ऐसा बहुत होता है, लेकिन आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको काम करते रहना चाहिए। और इस तरह फिर मैंने हिट्स देनी शुरू कर दी। दिलवाले हिट हो गई, अजय देवगन के साथ जो लिखी थी, दिल जले हिट हो गई। दूसरी तरफ से मैंने एक प्रोड्यूस किया सीरियल तहकीकात, जो दूरदर्शन पे चला, और वो इतना बड़ा हिट हो गया कि मुझे लगता है कि आज जिस घर में मैं बैठा हूँ वो उसी सीरियल की बदौलत है। तो करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ डिस्करेज करने वाले भी बहुत लोग हैं, इनकरेज करने वाले भी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्करेज करने वाले आपको मिलते रहेंगे, लेकिन उनको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जीवन धारा, डिस्को डांसर, कसम पैदा करने वाले की, लक्ष्मण रेखा आदि फिल्मों में अभिनय तथा हवस, गर्लफ्रेंड, उमर, सौतन, द अदर वुमन, 8 शनि आदि फिल्मों का निर्देशन तथा लक्ष्मण रेखा, अपराधी, हस्ती, दिलवाले, दुश्मनी, अ वायलेंट लव स्टोरी, गर्लफ्रेंड, उमर, सौतन, 8 शनि आदि फिल्मों में सफलतापूर्वक लेखन का श्रेय लेने वाले करण राजदान जी भला किसे देते हैं
अपनी सफलता का श्रेय? मुझे लगता है कि यहाँ तक पहुँचने में मैं अपनी फैमिली को श्रेय देना चाहूँगा और उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, बिकॉज अगर उन्होंने मुझे 3 साल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नहीं भेजा होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ऑफ कोर्स मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो गुरु थे अलकाजी साहब, जिनके अंडर से नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी साहब जैसे बढ़िया बेहतरीन एक्टर्स, राज बब्बर, उन्हें जाने कितने एक्टर्स निकले होंगे जो इनका शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे। उन्होंने मुझे एक्टिंग ही नहीं बल्कि मुझे डायरेक्शन, मुझे राइटिंग, मुझे हर चीज़ सिखाई, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज वो स्ट्रक्चर प्ले का बोलते थे, किस तरह कैरेक्टर्स आते हैं, इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जावेद साहब का, गुलजार साहब का, जिन लोगों ने इनिशियली मुझे मदद की। और गुलजार साहब के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं इस तरह उनको सुबह सुबह चाय पीते पीते कहानियाँ सुनाता था, तो गुलजार साहब ने मुझे एक पॉइंट पे कहा कि करण यू आर अ राइटर, तुम्हें लिखना चाहिए। और फिर एक ऐसा पॉइंट भी आया जबकि उन्होंने मुझसे एक कहानी खरीदी, तो क्या है कि मुझे बहुत हौसला मिला, जबकि वो प्रोड्यूसर की कोई प्रॉब्लम निकली तो वो फिल्म नहीं बन पाई, लेकिन मुझे हौसला मिला कि अगर गुलजार साहब खरीद सकते हैं जो खुद एक राइटर हैं, तो यानी इसका मतलब है मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए, ये सिर्फ मुझे बढ़ावा नहीं दे रहे, ये सच कह रहे हैं। तो बट लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी बुद्धिज़्म का जो मैं फॉलो करता हूँ और नम्यो रेंगे की चैंट करता हूँ, बिकॉज इससे जो मुझे पिछले 3 साल में मजबूती मिली है, अंदर से आत्मविश्वास मिला है, पॉजिटिविटी मिली है, डिटर्मिनेशन मिली है, ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है जो मुझे बुद्धिज़्म ने दी हैं, वो मैं फैलाने की भी कोशिश करता हूँ, उसके बारे में बात करने की भी कोशिश करता हूँ, क्योंकि उससे मुझे लगता है कि मैं पिछले 2.5 साल में 5 फिल्में बना पाया। हर इंसान की जिंदगी एक किताब होती है और इस किताब में अनेक पन्ने भरे होते हैं अलग अलग अनुभवों से। कुछ अनुभव खट्टे होते हैं तो कुछ मीठे। एक ऐसा ही अनुभव जो करण जी ने हमारे साथ बांटा कुछ ऐसा था। 2 पल के लिए मूंद लीजिए आंखें अपनी, जिंदगी किताब सी पलकों में सिमट आएगी। सच ही तो है, प्रतिदिन जीवन की किताब में जुड़ता हुआ पन्ना कितनी ही कथाएं समेटे रहता है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ यूं ही तो कुछ रोमांच से परिपूर्ण। करण राजदान जी से जब हमने जानना चाहा उनके एक खास पल का ब्यौरा, तो उन्होंने उस पल को, उस घटना को शब्दों का जामा कुछ इस तरह पहनाया। मैं एक फिल्म बना रहा था 8 शनि, जो मैंने लंदन में शूट की। तो हम लोग एक लंदन से करीब 2 या 3 घंटा दूर एक साउथ एंड ऑन सी करके जगह है, वहाँ मैं हेलीकॉप्टर शॉट लेने चला गया और अपने आर्टिस्ट्स को बता दिया कि वहाँ पहुँच जाएं बीच पे, और मैं हेलीकॉप्टर में अपने कैमरामैन के साथ उड़ लिया। वेदर बहुत ख़राब था और बहुत झूल रहा था हेलीकॉप्टर समंदर के ऊपर आके। हम अपने शॉट्स लिए जा रहे थे और अचानक मेरी नज़र पड़ी एक लाल बत्ती पे, और वो लाल बत्ती पे लिखा था लो फ्यूल। और पता पड़ा कि वो पायलट भी जो है हमारे साथ इतना इन्वॉल्व हो गया था शूटिंग में, शॉट्स लेने में, कि उसने देखा नहीं। एंड वहाँ बात तो कर नहीं सकते, आपको वॉकी टॉकी से बात करनी पड़ती है। तो मैंने उसका नाम जो भी था, जॉन था, जेकब था, मैंने कहा जेकब लो फ्यूल, ओ माय गॉड, वो इमीडिएटली लेके जो हेलीकॉप्टर बेस की तरफ उड़ा। लेकिन क्या होता है, फिल्म मेकर एक ऐसा इंसान होता है जो कि उस वक्त मौत से भी शायद नहीं डरता, बिकॉज हम वापसी में भी जब जा रहे थे और पता था बहुत लो फ्यूल है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं अपने कैमरामैन को कह रहा था ये शॉट ले ले, फिर मैं कह रहा था अच्छा ये भी ले ले। सो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था जिंदगी का। खैर हम अच्छी तरह लैंड कर लिए और इसीलिए वो फिल्म बन पाई। हर इंसान के पहलू में होता है एक दिल, और उस दिल की होती है कुछ पसंद और कुछ नापसंद। करण राजदान जी को क्या पसंद है और क्या नापसंद, आइए उन्हीं से जाने। मुझे अगर शिकायत है तो सिर्फ बॉम्बे के, इंडिया के क्रिटिक्स से, बिकॉज वो मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत नापसंद है, क्योंकि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं वो लोग। क्योंकि आपको इतना महसूस होना चाहिए कि अगर कोई इंसान, चलिए मैंने गर्लफ्रेंड बनाई, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म लगी, मैंने हवस बनाई, आपको बहुत ही ज़्यादा
अजीब टाइटल लगा, मुझे भी लगा, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर को मंजूर था। लेकिन मैंने उमर बनाई, और उम्र एक ऐसी फिल्म है जो कि अच्छे इंटेंशंस के साथ बनाई। आप उसको बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम आप इतने इंसेंसिटिव तो मत हो जाइए कि आप उस बेसिक चीज पर, जो कि एक गुड इंटेंशंस जिसे कहा जा सकता है, कि ये आदमी कोई मसला तो लाया एनआरआईज का, कुछ बूढ़े लोगों का, कुछ कह तो रहा है उम्र के बारे में, तो कम से कम उसको तो आप इतना मत फाड़ दीजिए, अपने उसमें डोंट टेयर इट अपार्ट, कि मेरे पीछे जो एक अच्छी फिल्म बनाना भी चाहेगा डायरेक्टर, वो कहेगा भाड़ में गया यार, इससे बेहतर है यही कमर्शियल सिनेमा बनाओ। मुझे वो बहुत नापसंद है। मुझे लगता है कि भगवान उन्हें थोड़ी सम्मति दे, तो ज्ञान दे, और उनकी फ्रस्ट्रेशंस को कम करे। स्टार सिस्टम और जो डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी इंडस्ट्री चल रही है, वो मुझे बहुत नापसंद है। बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक ये इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगी, जब तक इसको भी फंडिंग, बैकिंग इंस्टीट्यूशंस की नहीं मिलेगी, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो या कुछ और फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हो, जब तक इंश्योरेंस कवरेज नहीं मिलेगी, तब तक इसी हैपहैज़र्ड वे से चलती रहेगी, जहाँ के डेट्स कोई मायने नहीं रखते, वक्त कोई मायने नहीं रखता, कुछ मायने नहीं रखता, और आपको पता नहीं कि ये फिल्म 6 महीने में बनने वाली है या 6 साल में। तीसरी चीज जो मुझे जिससे नाराजगी है वो सरकार से है, बिकॉज जानते हुए कि हमारी इंडस्ट्री कितना सफर कर रही है पायरेसी की करके, वो उसको काबू करने में, रोकने में कोई कोशिश नहीं कर रही है। बिकॉज मैं जानता हूं कि आज साउथ की गवर्नमेंट अपने फिल्म मेकर्स के साथ इतनी है कि कोई भी फिल्म जो रिलीज होती है, वो आपको ना तमिलनाडु में, ना आपको आंध्र प्रदेश में, ना आपको कर्नाटक में कहीं उसकी डीवीडी वीसीडी देखने को नहीं मिलेगी। आज अमेरिका अगर इतना महान देश हुआ है, तो हम सब ने अमेरिका तो नहीं देखा है, आम जनता ने अमेरिका तो नहीं देखा है, हमने अगर देखा है तो उनकी फिल्मों के जरिए देखा है। और आप वहां जाकर देखिए कि गवर्नमेंट उनको क्या फैसिलिटीज देती है, किस तरीके से अगर स्ट्रीट पे शूटिंग करनी है उनको, तो वो स्ट्रीट ब्लॉक कर देती है, और वो कहती है कि बोलो क्या चाहिए। ये जब तक नहीं होगा हमारी सरकार की तरफ से, तब तक ये जितना भी हमने इमेज अपना स्प्रेड किया है, ये सिर्फ हमने अपनी जद्दोजहद से किया है, इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। परेशानियों को सम्मान की तरह मान, उसे बिना प्रभावित हुए, बिना टूटे, बिना बिखरे, पूरी लगन और निष्ठा के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहे। ऐसे व्यक्ति वेद और पुराण सरीखे होते हैं। आइए इनसे मांगे हम अपने जीवन के लिए मार्गदर्शन। क्योंकि चाहे आप फिल्म लाइन से हो, चाहे आप किसी और लाइन से हो, पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज है जो कि आप कितने भी हारे हुए महसूस कर रहे हो, उसको झटक के इमीडिएटली तो नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको मालूम है कि ये हार जो मैं महसूस कर रहा हूं, इसको झटकना जरूर है, तो वो डिटर्मिनेशन पैदा करेगी और वो आपको अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक ले जाने में बिल्कुल मदद करेगी, 100% मदद करेगी। करण राजदान जी यूं ही खूबसूरत फिल्में बनाते रहें और अपनी फिल्मों के माध्यम से जन जन की बातों को समाज व देश की आवाज बनाकर उठाते रहें। हर पग पर सफलता उन्हें मिले, बाहें फैलाए, खुशियां, मुस्कुराहटें और जीवंतता उनका घर आंगन सजाए। यही है हम सभी की मंगल कामनाएं। समय नहीं रुकता किसी के लिए, और वो नहीं रुका हमारे लिए भी। लीजिए, फिसल गया ना मुट्ठी से रेत की तरह। अगले कारवां में एक नए सितारे से आपकी मुलाकात करवाएंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए जेवी मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।